हेलो, स्वागत है आपका ऑनलाइन आर्ट्स क्लासेस में। बच्चों, आज दीपावली है तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा हमेशा विशेष है आप लोगों के साथ कि आप हमेशा अपनी लाइफ में दीपक की तरफ प्रकाश फैलाते रहो। अपने आसपास, अपनी फैमिली और अपने देश के प्रति हमेशा समर्पित रहो और साथ ही साथ अपने भावनाओं को कभी गिरने मत देना। अपने तुम्हारा जो लक्ष्य है वो कभी गिरने मत देना। हमेशा अपने साथ आत्मसात रखना उसको। और अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना तो कम से कम एक बड़े या टीचर से एक बार पूछ कर लेना, क्योंकि जब एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लो बेस्ट हो। अपना आपका जिसमें जाने की इच्छा है उसके साथ कभी भी समझौता मत करना। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है मुझे आशा है कि आप लोग बहुत समझदार हैं और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। चलिए आज हम परिवहन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चा, जो इसके पहले उद्योग का चैप्टर था, बेसिकली उसकी पीडीएफ बिल्कुल सही नहीं था, कट रहा था, है ना, उसके फट रहा था, बिल्कुल कह सकते हो। बट परिवहन भी फट रहा है, लेकिन उससे कुछ सही है। तो फटने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, अगर इसमें फटने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। और मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा अच्छा लिखा है इसमें, तो आप इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? अगर आप सिंपली आप किसी से आपसे कोई पूछता है तो परिवहन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? वहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको बोलते हैं वहन। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से क्या बोलते हैं? वहन। इसी से बना है परिवहन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, परिवहन वहन इसमें कोई मायने रखता है, बस इतना जानिए परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, उसको बोलते हैं वहन या परिवहन कह सकते हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि जो परिवहन है, अब तीन प्रकार के परिवहन है। एक वायु है, वायु थ्रू, एक जल के थ्रू जा सकते हैं, एक स्थल है। तो तीन प्रकार के आपके पास परिवहन है ना। इसमें कोई भी बहुत बड़ी ये है नहीं। वायु से तो आप हवाई जहाज़ ले सकते हो, ये एरोप्लेन, और इसके साथ स्टीमर ले सकते हो, उसके बाद बोट ले सकते हो, तो ये भी आपको परिवहन करता है। असल जीप ले सकते हो, ट्रक ले सकते हो, इत्यादि आप इस सब चीज़ों को आप ले सकते हो। तो आपके जो इसमें दे रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है इसमें। देखिए दे रहा है कि इसमें हमारे पास तीन प्रकार का परिवहन है। एक स्थल परिवहन है, एक जल परिवहन है, एक वायु परिवहन है ना। तीन प्रकार परिवहन है। बोलता है कि जो स्थल परिवहन है, एक सड़क परिवहन हो सकता है, एक रेल परिवहन हो सकता है। अब स्थल, रेल भी तो स्थल पे ही चलता है, तो बोलता है स्थल परिवहन हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सड़क परिवहन, एक रेल परिवहन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, नहीं। जल परिवहन में अगर हम देखें तो आंतरिक एक अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय इस वजह से हम बोलें क्योंकि जल जो है सिर्फ भारत में नहीं है, महासागर में भी स्टीमर चलती है ना, चलते हैं ना महासागर में स्टीमर, जो कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के जो गुड्स हैं, वो अमेरिका तक लेके चला जाता है। जल के थ्रू आप परिवहन कर सकते हो इंडिया से लेकर अमेरिका तक। दूसरा एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल परिवहन, बोलते हैं इंटरनेशनल जल परिवहन बोलते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन इसको कह सकते हैं। ये क्लियर हो गया? अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन किसको बोलते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन का मतलब होता है कि जल के मार्गों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में किसी प्रोडक्ट को लेके जाना, किसी भी गुड्स को लेके जाना या किसी सामान को लेके जाना अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन कहलाता है। जबकि आप देखिएगा, आंतरिक परिवहन का मतलब होता है देश के अंदर जल मार्गों के द्वारा, देश के अंदर जल मार्गों के द्वारा सामान का सामान का यातायात करना या परिवहन करना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान देश के अंदर ही लेके जाना। जैसे कि नदी के द्वारा, है ना, जैसे कि मान लिया उत्तराखंड से कोई सामान लाना है, तो गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, वहाँ से कोई सामान, वहाँ से कोई स्टीमर चलती है और आते आते उत्तर प्रदेश में अपने सामान को निकाल देती है, उतार देती है। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश से ही सामान लोड हुआ और हमारे देश में ही उतार दिया गया सामान। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आंतरिक जल मार्ग परिवहन। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग परिवहन किसको बोलता है और आंतरिक जल मार्ग परिवहन किसको बोलते हैं? क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं।
वायु परिवहन में आप सिंपल से देखेंगे, वायु परिवहन में आप हवाई जहाज दे सकते हैं, है ना, हवाई जहाज देख सकते हैं। जल परिवहन में, सॉरी, वायु परिवहन में हवाई जहाज दे सकते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, रॉकेट्स हैं, तो ये भी आप परिवहन है जो एक स्थान से, एक ग्रह से दूसरे ग्रह को जाती है, रॉकेट्स। इसको आप दो चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका परिवहन जो यहाँ पे जो आपको मैंने समझाया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखिए, सड़क परिवहन की हम बात करते हैं। सड़क परिवहन में बेसिकली कुछ है नहीं, है ना, बेसिकली कुछ सड़क परिवहन ज़्यादा है नहीं बच्चा। लिखने के बाद शिक्षक ने शुरू, देखो अब इसमें कोई बात है नहीं। देखिए, जो बोलता है कि परिवहन एक मुख्य साधन है। परिवहन क्या है? एक मुख्य साधन, जहाँ से, जिसके द्वारा आप किसी भी सामान या किसी भी गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। एक अच्छा साधन है। हम स्कूल आने, प्रखंड में कहीं जाने, जिला मुख्यालय जाने में सड़क या रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। बात तो सही है। अपने देश की सड़कों को उसकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसी आधार पर इसकी देखरेख की जाती है। देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि एक होता है कच्चा सड़क, होता है, एक होता है पक्का सड़क, एक होता है हाईवे, होता है, एक राज्य परिवहन निगम होता है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन निगम होता है। ठीक है, ये एक स्टेट का होता है, एक पूरा देश का होता है। देखते हैं इसमें क्या मैटर होता है। तो इसी के आधार पर जो है सड़क को, जो असल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है। वो तो अपने देश की सड़कों को, अपने देश की सड़कों को उपयोगिता, किसके आधार पर? उपयोगिता और क्षमता के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। आप लिखिएगा, सड़क परिवहन देकर आप डैश दीजिएगा। आप लिखिएगा कि सड़क पर वस्तु को यातायात करने वाले के माध्यम को हम सड़क परिवहन कहते हैं। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आप लिखिएगा कि देश के सड़क को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, या विभिन्न भागों में या विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, क्या लिखना है दूसरा में लिखना है कि देश की सड़कों को की उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसी आधार पर इनकी देखरेख होती है। अगर मान लिया जाए, एक होता है केंद्र की सड़क होती है, एक राज्य की सड़क होती है ना। केंद्र की सड़क और राज्य की सड़क होती है। राज्य की सड़क जो है राज्य सरकार देखरेख करती है, जबकि केंद्र की सड़क जो पूरे देश में वो सड़क जिसको बोलते हैं हाईवे बोलते हैं, है ना, हाईवे बोलते हैं, उसको राज्य देश की सरकार मतलब केंद्र सरकार देखरेख करती है। उसको राष्ट्रीय बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो इस प्रकार के हम राजमार्ग को हम देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिएगा, अगर एग्जाम्पल दे राष्ट्रीय राजमार्ग का, तो एक स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। क्या है? एक स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राजमार्ग है। इसको हम अभी दिखाते हैं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब होता है कि यहाँ से अब निकलता है कोई राजमार्ग, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और यहाँ पे फिर दिल्ली। इसको बोलते हैं चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज बोलते हैं, चार भुजा है। ठीक है, तो चतुर्भुज कहाँ से आता है? तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग लिखकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा वैसा राजमार्ग जो पूरे जिसकी रख रखाव या देखभाल केंद्र सरकार के हाथों में होता है। आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मतलब कि उसी में लिखिएगा जो अपने उपयोगिता के आधार पर आपने बांटा है। तो पहला उसमें लिखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग आपको लिखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को केंद्र सरकार के द्वारा रख रखाव या देखभाल किया जाता है। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या लिखना? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। क्या लिखना है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। क्लियर हो क्या? चलिए, बोलता है दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कहाँ? कोलकाता, कोलकाता से मुंबई और चेन्नई आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में दुर्गति के सामान को ढोने, और देखो यहाँ पे दुर्गति का मतलब द्रुत गति हो सकता है, मतलब दूर सामान, है ना। दुर्गति का मतलब वो नहीं होता है, द्रुत गति सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर हुआ? जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये क्या करता है कि देश के अंदर सामान लाना है दूर, ये कितने लाइन है? दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, आपको दूसरा पॉइंट नोट करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत उसमें लिखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज 6 लाइन वाला है। कितनी लेन वाला है? 6 लेन वाला एक सड़क है। 6 लेन वाला मतलब होता है चार लेन सड़क बनेगा। 6 लेन का मतलब 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन। तो देखो आ जा सकता है,
ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। मतलब एक बार 6 गाड़ी उसमें पास किया जा सकता है एक पैरेलल में, ठीक है। उसको बोलते हैं 6 लेन वाला। ठीक है, हमारे गांव में कितने लेन होते हैं? हमारे गांव में 2 लेन के होते हैं, एक पास, एक आस, एक पास, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा थोड़ा। तो ये कितना स्वर्णिम चतुर्भुज कितने लेन वाला है? तो 6 लेन वाला। क्लियर हुआ? चलिए, और ये नेक्स्ट पॉइंट ऐड करिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा, स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा दूर दूर तक सामानों या दूर दूर तक सामानों को पहुंचाने में प्रयोग किया जाता है। दूर दूर, जैसे कि हमको दिल्ली से लाना है, कहाँ? दिल्ली से लाना हमको मुंबई, तो काफ़ी दूर है ना? दूर, काफ़ी दूर है, ठीक है, काफ़ी दूर है। तो देखो यहाँ से यहाँ, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद कितना दूर है? लगभग लगभग इंडिया के चारों कोनों को टच कर लिया, तो काफ़ी दूर है। तो बोलता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा दूर दूर तक सामानों को पहुंचाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण, क्या बच्चा? उत्तर से दक्षिण की सड़कें श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी जो सड़कें हैं उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती हैं, जबकि दूसरी सड़क असम के सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, कहाँ गया मेरा? देखिए ये जो सड़क है ना स्वर्णिम चतुर्भुज, इसमें तीसरा पॉइंट नोट करिएगा। तीसरा पॉइंट यह लिखिएगा कि श्रीनगर से, श्रीनगर देखिए आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, श्रीनगर आपको यहाँ मिलेगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ती है। तो जोड़ने का मतलब ये होता है कि आप श्रीनगर से डायरेक्ट आप किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को या किसी भी गुड्स को, आप किसी प्रोडक्ट को आप श्रीनगर से सीधा आप कन्याकुमारी भेज सकते हैं विदाउट एनी रोक का या विदाउट एनी एक्सचेंज का, लोड अनलोड का, ठीक है। आपको फिर बीच में गाड़ी चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो श्रीनगर से डायरेक्ट आप कन्याकुमारी तक अपनी सामान या अपनी गुड्स या प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखें तो श्रीनगर से कन्याकुमारी हो गया। अगर यहाँ पे हम देखें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम में देखिएगा पोरबंदर। पोरबंदर का है गुजरात में। ये हमारा कौन सा स्थान है बाबू? गुजरात है। यहाँ पे देखिएगा हमारा असम है। कौन है? असम है। तो आप गुजरात से सीधे आप किसी भी वस्तु को असम भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं पूर्व से पश्चिम एक्सटेंशन, पूर्व से पश्चिम फैलाव। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा ये सिलचर है, कहाँ है? सिलचर आपसे पूछेगा कि सिलचर कहाँ है, तो आप बताइएगा सिलचर जो है असम में। कहाँ है? असम में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिलचर। असम में डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? सिलचर। देखिए यहाँ पे सिलचर होगा असम। मैं आपको दिखा देता हूँ असम कहाँ है। ये देखिए, ये असम भाग है। कौन सा भाग है? असम है, ठीक है। क्या है? असम है। और सिलचर आपको असम में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब होता है यहाँ इस सड़क का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन, जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन जो है वो केंद्र सरकार इसको फंडिंग करती है, केंद्र सरकार इसमें पैसा डालती है। अच्छा, जो ये बनाया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज का, केंद्र सरकार पैसा दी होगी, राज्य सरकार? वो भी सी बात है, केंद्र सरकार पैसा दी होगी, ठीक है। तो बोलता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसका एजेंसी है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। चलिए एक्सप्रेस वे देखते हैं। 1974 में, ये आपको क्लियर हो गया? आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण, सड़क, इस सड़क का जो है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इस सड़क का निर्माण और देखरेख किसके हाथों में होता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत इस सभी का रख रखाव होता है, ठीक है। देखिए एक्सप्रेस वे क्या है बच्चा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक्सप्रेस वे क्या है? देखिए एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोड होता है जिसमें किसी भी प्रकार बहुत सारी चीज़ प्रतिबंधित होता है। क्या क्या प्रतिबंधित होता है? एक्सप्रेस वे का सबसे पहले जो निर्माण किया गया था बाबू, वो 1974 के आसपास इसकी निर्माण किया गया था। इसकी स्टार्टिंग हो चुका था 1974 के आसपास, ठीक है। बोलता है 6 लेनों वाला होता है। कितना लेन वाला होता है? 6 लेनों वाला होता है।
अब ध्यान दीजिए इसमें 6 लेन वाला होता है और विभाजक का मतलब होता है इसमें बड़े सर जिस पे प्रवेश नियंत्रण तरीके से होता है। प्रवेश का मतलब कि आप अगर वहाँ पे कोई उस रोड पर कोई इंसान नहीं चल सकता, ना ही 2 पहिया न तिपहिया वाहन चल सकता, ठीक है, और ना ही उसमें कोई अब गाय बैल या किसी प्रकार के जानवर उसमें चल सकता है, उस रोड पे नहीं जा सकता, ठीक है। ये जो रोड होते हैं वो दोनों तरफ से बेड़े से मतलब कि तार लगे होते हैं ताकि कोई भी जानवर उस रोड पे ना आ जाए और उसकी दुर्घटना ना हो जाए। इस वजह से रोड जो होता है बिल्कुल मतलब कि तार से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ क्या होता है, तार से घेरा होता है, ठीक है, घेरा हुआ होता है और मनुष्य इसमें पैदल नहीं चल सकता, ना ही पशु आ सकता है, ना 2 पहिया का अलावा होता है, नहीं तिपहिया का अलावा होता है, नहीं ट्रैक्टर का, नहीं किसी प्रकार की चीज़ें का अलावा होता है, बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। सड़कों पर जो निश्चित दूरी तक सॉरी इसी सड़क की निश्चित दूरी तक शौचालय और पेट्रोल का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। देखिएगा यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं बना सकता, ना ही शौचालय बना सकता, एक निश्चित दूरी पर ही ये हो सकता है, ना कि आप कोई भी जा सकता हो पेट्रोल टंकी बैठा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक निश्चित दूरी पर, इसका मतलब है कि जब एक्सप्रेस वे में आप जैसे इंटर करते हो तो आपकी जो टंकी हमेशा फुल होनी चाहिए ताकि बीच में कोई आपको पेट्रोल टंकी या चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मतलब एक्सप्रेस में आपको रुकना ही नहीं है, किसी भी गाड़ी नहीं रुक सकती एक्सप्रेस वे में, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रनिंग होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे अब पेट्रोल आदि चीज़ें पे प्रतिबंधित होती है। अगर यहाँ पे कोई दुकान लग जाता है, जैसे क्या होटल लगा दिया, टेलीफोन सेवाएं लगा दिया या प्राथमिक उपचार लगा दिया, तो इसको हटाने के लिए क्रेन का प्रयोग किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ से वृक्षों का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वृक्ष दोनों तरफ से क्या हो, वृक्ष लगा होता है। इसमें होटल नहीं हो सकता, ठीक है, किसी प्रकार का होटल नहीं हो सकता, प्रतिबंधित होता है। ना ही किसी को पेट्रोल पंप हो सकता है, ना ही 2 पहिया, ना तिपहिया, ना ट्रैक्टर यहाँ पे अलाउ होता है। क्लियर हुआ? चलिए इसमें जो है, इसमें कम समय में एक एकदम निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करता है कि एकदम कम समय में काफ़ी दूर तक जा सके। ये भारत में टोटल 600 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे अभी फिलहाल बना हुआ है। मुंबई से पुणे 6 लेने वाला 98 किलोमीटर। आपसे पूछेगा कि मुंबई से पुणे कितना किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे है, तो 98 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे की लंबाई है, ठीक है। बोलते सबसे जो छोटा एक्सप्रेस वे है मुंबई में है। सबसे छोटा कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सॉरी, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है? 8 किलोमीटर। एक्सप्रेस वे की लंबाई 8 किलोमीटर होती है, ठीक है, जबकि पूरे देश में इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है, ठीक है। चलो अब बोलता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लंबाई वाला बन रहा है जो कि 1000 किलोमीटर का होगा। ये निर्माणाधीन है, मतलब बनने वाला है, निर्माण हो रहा है। तो कितना किलोमीटर तक? 1000 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है इसका जो इसके जो रख रखाव कौन करता है? देखो इसमें कुछ पॉइंट दे रखा है कि पहली प्रकार की गाड़ी राष्ट्रीय मार्ग कहलाती है। अच्छा, जो स्वर्णिम था वो स्वर्णिम चतुर्भुज है, उसको बोलता है पहली प्रकार। जो पहली प्रकार आपको बताया उसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को क्या करता है? जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो काम होता है, जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश को जोड़ना, बिहार उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्या करती है? कनेक्ट करती है, जोड़ती है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। ये जो इसकी जो रख रखाव होता है ये किसके द्वारा होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसकी रख रखाव होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो रख रखाव होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रखा होता है, ठीक है, रनिंग होता है या जिसकी मरम्मत होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मार्ग क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे बोलते हैं। देखो अब फिलहाल प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी पेंट कर रहा था इसलिए मैं बना रहा था, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, मैं इस चैप्टर ख़त्म कर दूंगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। इसको NH बोलते हैं। NH का बोलता है नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं?
HIGH हाईवे बोलते हैं। देखिए आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे है। उसके बाद इसको बोलते हैं नेशनल, NATION, नेशनल हाईवे। इसको हाईवे बोलते हैं, इसको नेशनल बोलते हैं। NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बिहार में देखा जाए तो नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलता है कि दक्षिण बिहार में कैमूर से रोहतास, औरंगाबाद, गया होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? झारखंड प्रवेश करती है। तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और झारखंड में इसके बाद प्रवेश कर जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो NH2 जो है, NH2 बिहार में कहाँ है? NH2 बिहार से क्रॉस करती हुई कहाँ जाती है? झारखंड जाती है। क्लियर हुआ? तो झारखंड बिहार से जो है NH2 क्रॉस करती है और NH2 क्रॉस करती हुई कहाँ जाती है? झारखंड जाती है। तो आपको नोट करना है कि बिहार से एक नेशनल हाईवे प्रवेश करती है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 2। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो नेशनल हाईवे होता है, सॉरी, जो राजमार्ग होता है, एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है राजमार्ग। राजमार्ग जो होता है, स्टेट हाईवे जो होता है, ठीक है, स्टेट हाईवे जो होता है उसकी जो रख रखाव करती है राज्य लोक निर्माण विभाग करती है, PWD करती है। कौन करती है? PWD करती है। तो मैं आपको पहले बता दिया था कि हमारे 3 प्रकार की हाईवे होती है। एक नेशनल हाईवे होती है, एक राजमार्ग होती है, एक डिस्ट्रिक्ट मार्ग होती है, जो मतलब जिला राजमार्ग, जिला मार्ग बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं कि नेशनल हाईवे खत्म हो गया, अब आते हैं राजमार्ग की तरफ। तो राजमार्ग की जो रख रखाव होती है PWD करती है। इसका फुल फॉर्म होता है राज्य लोक निर्माण विभाग, ठीक है। 3 प्रकार की राजमार्ग कहलाती है। तीसरी प्रकार की जो है राजमार्ग कहलाती है कौन? PWD। तीसरी प्रकार की राजमार्ग कहलाती है, ठीक है। ये क्या करती है? जिलों, सॉरी, दूसरी प्रकार की राजमार्ग कहलाती है जो हर जिलों को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करती थी? हर स्टेट को जोड़ती थी, जबकि जो राजमार्ग क्या करती है? हर जिलों को जोड़ती है। एक तीसरी प्रकार का राजमार्ग है जिसको बोलते हैं जिला मार्ग। क्या बोलते हैं? जिला मार्ग, जो आपको मैं अभी बताया था। जिला मार्ग का काम है कि प्रखंड को जोड़ना जिला से। क्या करना? प्रखंड को जोड़ना जिला से। समझ में आ गया ना। राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या काम था? कि सभी राज्यों को जोड़ देना। राजमार्ग का क्या काम है? कि सभी डिस्ट्रिक्ट को जोड़ देना। लेकिन जिला मार्ग का क्या काम है? सभी प्रखंड को क्या कर देना? जोड़ देना, ठीक है। ये आपका काम है इसका। चौथा प्रकार की जो राजमार्ग होगा वो गांव से क्या करेगा? गांव से प्रखंड को जोड़ेगा। क्या करेगा? गांव से प्रखंड को जोड़ेगा। उसको बोलते हैं चौथी प्रकार की राजमार्ग। तो पहली प्रकार की नेशनल हाईवे, ठीक है, लिखते हैं पहली प्रकार की। फर्स्ट नेशनल हाईवे, सेकेंड स्टेट हाईवे, थर्ड आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मार्ग हाईवे, और फोर्थ हो जाएगा आपका ब्लॉक मार्ग, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रखंड। प्रखंड क्या करती है? प्रखंड राजमार्ग क्या करती है? सभी गांवों को प्रखंड से जोड़ती है, ठीक है। सभी गांव क्या करती है? प्रखंड से जोड़ती है। क्लियर हुआ? चलिए, एक होता है कि जैसे बॉर्डर होता है, इंडिया का जो बॉर्डर है, आपका, यहाँ पे भी रोड बनाए जाते हैं। इसको कौन बनाता है और इसकी रखरखाव कौन करता है? तो BRO करता है। BRO का मतलब क्या होता है? BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो देश की सीमा है वहाँ पर भी आपको रोड देखने को मिलता है, पहाड़ पे, बॉर्डर पे, ठीक है। इसी रोड बनाए जाते हैं ताकि अगर पहाड़ पे किसी प्रकार की लड़ाई हो तो यहाँ से तुरंत सेना उस रोड के थ्रू वहाँ पे लड़ाई में जा सकता है, ठीक है। या अगर पहाड़ी पर ही लड़ाई हो जाता है तो एक स्थान दूसरे स्थान पे पहाड़ी पर ही से ही सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है। और इसकी जो मैनेजमेंट करती है BRO करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फंडिंग केंद्र सरकार करती है, इसको पैसा केंद्र सरकार देती है इसको रोड बनाने के लिए। कहाँ? इसको रोड बनाने के लिए आपको केंद्र सरकार पैसे देती है। एक है, दूसरा हमारा है रेल मार्ग। सड़क मार्ग नहीं, हमारा रेल मार्ग है। देखिएगा, रेल मार्ग में बहुत सारे आपको चीज़ें देखेंगे। रेल मार्ग जो है सबसे सस्ता माना जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो रेल मार्ग को
सबसे ज़्यादा जो 70% जो माल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रेल मार्ग के द्वारा होता है। 70% जो मार्ग जो गुड्स या प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रेल मार्ग के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? रेल मार्ग के द्वारा। तो कितना? 70% के आसपास। ठीक है। इसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। कितना लाख? 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल इसको 17 जोन में बांट दिया गया है, 17 या 18 जोन में बांट दिया गया है। फिलहाल इसमें आपका 16 जोन में ही देखा गया है। ठीक है। तो अलग अलग जोन में अलग अलग का मुख्यालय होता है और उस मुख्यालय के द्वारा उस जोन में जितनी भी ट्रेन चलती है उसको मैनेजमेंट देखा जाता है। ठीक है। तो हमारे पास कितना? 16 मुख्यालय है, 16 जोन है जो आपकी किताब के अनुसार है। देखिए वर्तमान में 17 से 18 जोन आपको देखने को मिलेंगे। और जिस जोन में, अगर मान लीजिए इस जोन में ट्रेन चल रही तो इस जोन की जो मुख्यालय है वो यहाँ से मैनेज करेगा। जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, तो इसके अंदर जो भी ट्रेन चलेगी और इसके अंदर जो मुख्यालय रहेगा वो क्या करेगा? अपनी ट्रेन को मैनेज करेगा। इसके अंदर भी जो भी ट्रेन चल रही है, तो जोन का मतलब ये होता है और जोन का कार्य भी होता है। इसीलिए ट्रेन को जोन में बांटा गया ताकि ट्रेन की जो मैनेजमेंट है अच्छी तरीके से हो पाए। क्लियर हो यहाँ तक? चलिए, ट्रेन के अगर नाम देखें तो विक्रमशिला, लिच्छवी, यहाँ पे देखिए संजीवी जो राजगीर से खुलती है दिल्ली तक जाती है, संजीवी विक्रमशिला हो जाएगा जो दिल्ली तक जाती है। ठीक है। महाबोधि एक्सप्रेस ये भी गया से जाती है दिल्ली। तो तमाम प्रकार की ट्रेन का नाम है। ट्रेन जो है झारखंड से कोयला को एक्सपोर्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, लोहा का ट्रांसपोर्ट करता है, बॉक्साइट का ट्रांसपोर्ट करता है, खनिजों का, तमाम प्रकार की जो खनिज है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ तक पेट्रोलियम भी ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? ट्रेन के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर हुआ? देखिए इसमें बोला गया है कि 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ? इंडिया में। तो 34 किलोमीटर 16 अप्रैल, कितना बच्चा? 16 अप्रैल 1853 में जो है 1853 में पहली बार 34 किलोमीटर मुंबई से थाने पहली ट्रेन चलाई गई थी। एक होता है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन का मतलब होता है कि यहाँ से पाइप लेकर गया और मतलब जैसे बिहार से बरौनी से पाइप लेकर गया और उत्तर प्रदेश में इसको पाइप को निकाल दिया। इसका मतलब ये होता है इसके और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है। और इंटरनेशनल भी हो सकता है। एक देश से दूसरे देश में पाइप को भेजा जा सकता है। जैसे बीच में समुद्र पड़ जाता है तो समुद्र के अंदर से पाइप को साथ गुजारा जाता है और यहाँ से क्या होता है? तेल का इस पाइप के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। ठीक है। ताकि ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम पड़े। तो एक बार पाइप बिछा देता है, पाइप बिछाने के बाद यहाँ से तेल भेजता है और यहाँ पर तेल की क्या होता है? निकाल लिया जाता है दूसरे देशों में। तेल की जो लाने और ले जाने की खर्च क्या होती है? बच जाती है। तो तेल का पाइपलाइन के द्वारा तेल और गैस, जो गैस होते हैं, कुकिंग गैस होते हैं, इसका जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। एक देश में, देश के अंदर भी हो सकता है और एक देश से दूसरे देशों में हमारे तेल का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन। क्लियर हुआ? चलिए, अगर कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें बच्चा तो इसमें देखिएगा, सॉरी, इसमें देखिएगा कि बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही होती है। अगर मान ली बिहार की बरौनी, तो बिहार की बरौनी एक तेल शोधक कारखाना है। उत्तर प्रदेश की जो मथुरा है, उत्तर प्रदेश की मथुरा, आप लिख लीजिएगा इसको, उत्तर प्रदेश की जो मथुरा वो तेल शोधक कारखाना है। हरियाणा की जो पानीपत तेल शोधक कारखाना है। ठीक है। इन तेल शोधक कारखानों में तेल किस प्रकार आता है, कैसे लाया जाता है? तेल क्या ट्रेन के द्वारा लाया जाता है? पहली बात। क्या ट्रक के द्वारा लाया जाता है? दूसरी बात। क्या पाइप की लाइन के थ्रू लाया जाता है? तीसरी बात। तो तीनों के द्वारा लाया जाता है। लेकिन जो बोला जाता है कि जहाँ से तेल निकाला जाता है वहाँ से पाइप के थ्रू जो है बरौनी में भेज दिया जाता है। पाइप के थ्रू लाने ले जाने कोई भी मतलब नहीं है। वहाँ पे पाइप निकाला और पाइप के थ्रू क्या कर दिया? बरौनी में ट्रांसफर कर दिया। तो पाइप के द्वारा निकाला जा सकता है, मतलब कि ये इंटरनेशनल हो गया। ठीक है। हमारे देश के अंदर ही या आंतरिक पाइपलाइन प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं। अगर मान लीजिए एक देश, यहाँ से इस देश से अमेरिका है और भारत में मतलब पाइप को भेजे या इसके द्वारा तेल भेजना है तो क्या करेगा? बार बार इसको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लाने ले जाने का खर्च तो पड़ता ही है। लेकिन अगर मान लीजिए पाइप लगा दिए दोनों देशों के बीच में, तो यहाँ से तेल डालेगा या गैस डालेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? इंडिया पहुँच जाएगा। तो ये इंडिया की क्या कर देगी? कॉस्ट बच जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, इसका सामान भी बिक जाएगा, इसका इंडिया का कॉस्ट भी बच जाएगा और ज़्यादा लागत भी बच जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, जल परिवहन का मतलब होता है जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे वस्तुओं का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं जल परिवहन बोलते हैं। क्लियर हुआ?
चलिए देखिएगा, दो प्रकार के जल परिवहन आपको बताया था कि राष्ट्रीय जल परिवहन होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय होता है एक राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होता है, क्लियर हुआ। तो राष्ट्रीय का मतलब होता है, आपको बताया था कि एक देश से दूसरे स्थान में जल मार्ग के द्वारा प्रोडक्ट या वस्तु को दूसरे राज्यों दूसरे देशों में भेजना, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग। जिस मार्गों को भेजा जाता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इससे क्या है, अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंतरिक जल परिवहन मार्ग के अंतर्गत क्या होता है, परिवहन किया जाता है। इसके द्वारा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये यात्री की माल ढुलाई करता है, ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन मार्ग है। कितना हजार किलोमीटर? 15,000 किलोमीटर नौ संचालन, मतलब आंतरिक जल मार्ग 15,000 किलोमीटर है। भारत में पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद की, कहाँ से? पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक की गंगा की नदी में सदियों से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। दक्षिण भारत में केरल की तटीय नहर कोट्टायम से कोल्लम को राष्ट्रीय पर्यटन भी जलमार्ग घोषित किया गया। देखिएगा, सॉरी दिख नहीं रहा है एक्चुअली, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो बोलता हल्दिया से इलाहाबाद बच्चा, तो हल्दिया कहाँ है? हल्दिया आपको पड़ेगा पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, और इलाहाबाद पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के अंदर माल को भेजा लाया जाता है और लेके जाया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? इसको बोलते हैं आंतरिक जलमार्ग के द्वारा, ठीक है। तो और भी जलमार्ग, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि जैसे कि इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे देखिए, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अन्य प्रकार के देश आपको मिलेंगे। जैसे इंडोनेशिया मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो ये तमाम प्रकार के यहाँ से क्या होता है कि इंडिया अपना माल को भेजता है, तो जल मार्ग के द्वारा भेजेगा, वो भी ऐसी बात है। तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बोलेंगे। जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को हम नाम लें आपको, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसको बोलते हैं मुंबई। मुंबई इतनी ट्रैफिक होती है, इतना जहाज लगा होता है। इसके बगल में एक और जलमार्ग बनाया गया है, सॉरी ये बंदरगाह बनाया गया है। इस बंदरगाह को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आपसे पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है, तब बताइएगा मुंबई में, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिएगा, मारमा गाँव है ना, गोवा में आपको मिलेगा, मारमा गाँव गोवा में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको कोची देखने को मिलेगा केरल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोलते हैं, पटियाला, शायद पटियाला ही लिखा हुआ, तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चेन्नई देखने को मिलेगा, विशाखापट्टनम देखने को मिलेगा। तमाम प्रकार की आपका जल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से सामान क्या होता जाता है, यहाँ पे देखो आगे, यहाँ सामान यहाँ पे जाता है, देखो आगे इस प्रकार के सामान यहाँ पे भेजा जाता है। मतलब कि ये अपने देशों से दूसरे देशों में सामान को एक्सपोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। तो आपको कुछ याद कर लीजिएगा। पहला हम आपको बता देते हैं, राजमार्ग का नाम लिखा देते, देखिएगा गुजरात के कच्छ में कांडला, कौन सा, सॉरी राजमार्ग नहीं, सॉरी बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, ठीक है। तुतिकोरिन, नन्हाशोवा, पारादीप आपको पड़ेगा उड़ीसा में, ठीक है। पारादीप कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। आप लिख लीजिएगा, पारादीप का नाम APJ अब्दुल कलाम हो गया। विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। हल्दिया आपको पड़ जाएगा कहाँ? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। चेन्नई तमिलनाडु में, मंगलौर कर्नाटक में, मानमा गाँव गोवा में। ये तमाम प्रकार के आपको इसमें लिख लीजिएगा, इसको बंदरगाह का नाम याद कर लीजिएगा और लोकेट करके हमें सेंड करिएगा। मुंबई खुला हुआ एक बहुत बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जहाँ पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आता है, अधिक जहाज़ों का आगमन होता है। परिणामतः ये हुआ कि यहाँ पे एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या पतन का निर्माण करना पड़ा, ठीक है। गोवा में से जो मारमा गाँव बंदरगाह है, देश के कुल निर्यातक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अयस्क का, मतलब किलो अयस्क का निर्यात और आयात किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है। और कोचीन, सॉरी यहाँ पे मंगलौर से भी, कर्नाटक में भी आपको सबसे ज़्यादा लोहा को
निर्यात किया जाता है। इसम क्या प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक का मतलब खुद ब खुद प्रकृति ने हमें उपहार के स्वरूप दिया है। जहाज आप देखते हैं कि आप जहाज में देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय होती है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग, और इस दूसरा बोलते हैं राष्ट्रीय वायुमार्ग। तो राष्ट्रीय वायुमार्ग जैसे आप दिल्ली से जाते हैं मुंबई तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय वायुमार्ग, मतलब इसको आंतरिक वायुमार्ग कह सकते हैं। तो अपने देश के अंदर वायु मार्गों का परिवहन या वहन करना उसको बोलते हैं आंतरिक वायुमार्ग। और लेकिन अगर मान लीजिए अगर मुंबई से आपको जाना है सिंगापुर तो इसको अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग बोलते हैं। तो तमाम प्रकार के वायुमार्ग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि पहले वायुमार्ग परिवहन विशिष्ट लोगों के ही हाथों में थी, लेकिन 1993 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब कोई भी आप ले सकता है। शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश से विदेशों तक जुड़ी थी, और इंडियन एयरलाइंस घरेलू और पड़ोसी देशों में जुड़ी हुई थी। देखिए, जो एयर इंडिया था वो अंतर्राष्ट्रीय कर रही थी, जबकि एयरलाइंस जो थी वो हमारे देश और पड़ोसी देशों में ही ये मतलब कि अपनी परिवहन को या अपनी सेवाएं दे रही थी। तो एयरलाइंस भारत के अंदर और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें अपनी सेवाएं दे रही थी, जबकि एयर इंडिया जो है इंटरनेशनल फ्लाइट इसको माना जाता है। इंडियन एयरलाइंस इंडियंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों को अपनी विमान सेवाएं दे रही थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप किंगफिशर अब डूब चुका है, डेक्कन भी जो डूब चुका है, जेट अभी चल रहा है, इंडिगो है ना, प्राइवेट एजेंसी, ये सब क्या अभी चल रही है। ये सब किसका नाम है? ये सब कंपनी का नाम है, मतलब कि एयरलाइंस का नाम है। क्लियर हुआ? चलिए, तो कहाँ से कहाँ तो लगभग अब हर जगह खुली गया से भी है, ठीक है। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अब एग्जाम्पल भी दे सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसमें लगता है ख़त्म हो गया है। तो आपका चैप्टर खत्म हो गया बाबू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या क्लास में पूछ सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल, थैंक यू।